ये अभयारण्य अभयारण्य ऐसे स्थान हैं जहां जानवरों को लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है, वे स्थान अभयारण्य कहलाते हैं। ऐसे स्थान जहां जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानवरों को संरक्षित करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, उन्हें अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य में जंतुओं के शिकार पर पूर्ण पाबंदी होती है। हम केवल अभयारण्य में वहां भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं और वहां पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं को देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें क्षति पहुंचाना नहीं हो सकता। यदि हमने उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो फिर हमारे लिए ही घातक हो सकता है। अभयारण्य में जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। शिकार के लिए हम आखेट शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उदाहरण होंगे इसके जैसे सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य यह अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है। रणथंभौर अभयारण्य और ये सवाई माधोपुर जिले में। ये अभयारण्य के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र। पारितंत्र तो मनुष्य का या किसी भी प्रकार के जीव का वायुमंडल के विभिन्न घटकों के साथ जो संबंध होता है वह पारितंत्र का निर्माण करता है। तो इसमें लिखे हमें किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, प्राणी, जैविक एवं अजैविक घटक,
जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक भी कहा जाता है। ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक ब्रैकेट में डाल दें हम, बुक कहलाती है। अब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में या मौसमी जलवायु भी स्थितियों में जब वहाँ पर वो अभ्यस्त नहीं हो पाते हैं तो किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, यानी किसी मौसम विशेष में वो दूसरे स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। यह प्रक्रिया उनका प्रवास कहलाती है। जैसे साइबेरियन सारस राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास के लिए आते हैं। प्रवास जलवायु परिवर्तन के कारण जंतुओं का अनुकूल स्थानों पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। ऐसे जंतु प्रवासी जंतु कहलाते हैं। प्रवास करने वाले जंतु प्रवासी जंतु कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस साइबेरिया से भरतपुर जिले के केवलादेव अभयारण्य में प्रवास करते हैं।
साइबेरिया अर्थात साइबेरियन रूस में जलवायु परिस्थितियां भारत की तुलना में अलग होती है। जब गर्मियों का मौसम होता है उस दौरान वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी के दिनों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों के मौसम में अत्यधिक सर्दी से बचाव के लिए साइबेरियन रूस भारत में भी राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में या केवलादेव अभ्यारण्य में प्रवास के लिए आते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है या फिर वहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो जाती है तो अपने मूल स्थान पर वापस चले जाते हैं। तो जंतुओं का यहाँ पर आना, कुछ समय के लिए रहना और फिर अपने घर पर चले जाना, यह प्रवास कहलाता है। अर्थात जंतु एक स्थान पर ऐसे स्थानों पर स्थायी रूप से नहीं बसते हैं। साफ नहीं दिख रहा है। पेज नंबर 84 पर पहले का एक क्वेश्चन है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी। क्या लकड़ी का कोई विकल्प है? पर वो यह भी जानती है कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से ही प्राप्त होता है। तो बहुत कुछ हमारे दैनिक क्रियाकलाप है जिनमें हमें वनों की आवश्यकता होती है या हम वनों के उत्पाद प्रयोग में लेते हैं। यदि हम इनका सीमित मात्रा में उपयोग करते रहेंगे तो ये वन हमें लंबे समय तक उपलब्ध होते रहेंगे, परंतु हमारी कुछ ऐसी नीतियां या ऐसे कार्य हैं जिनसे इनका अंधाधुंध दहन हो रहा है या अविवेकपूर्ण इनका उपयोग हो रहा है, तो निकट भविष्य में या आने वाले कुछ वर्षों में ये समाप्त भी हो सकते हैं, जिससे पर्यावरण को या फिर वायुमंडल के भौगोलिक तापमान में परिवर्तन हो जाएगी, जिससे ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्वेश्चन है कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी। आंसर होगा इसका, जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी तो लकड़ी नहीं बचेगी तो हमें फर्नीचर, ईंधन, तथा कागज का कच्चा उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। कागज का कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा। तो हमें वनों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन होगा कि प्रश्न है, वनों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर लिखते हैं हम, वनों को बचाने के लिए हमें
निम्न क्रियाकलाप करने चाहिए। निम्न क्रियाकलाप करने चाहिए। नंबर 1, हमें वनों के उत्पादों का, वनों का महत्वपूर्ण उत्पाद तो होता है लकड़ी, हमें वनों के उत्पादों का समुचित उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करनी चाहिए। अर्थात ईंधन के लिए कुछ ऐसे स्रोत भी तलाशने चाहिए जिनसे हमें लकड़ी का कम से कम उपयोग करना पड़े। नंबर 3, वनों में अतिचारण को रोकना चाहिए। अर्थात जानवरों को बहुत अधिक संख्या में वनों में चारे के लिए नहीं ले जाना चाहिए या फिर प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने से बचा देना चाहिए। नंबर 4, नए पौधों का संरक्षण करना चाहिए। नंबर 5, काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष उगाने चाहिए। केंद्र एवं सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए। वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, हमें उन कानूनों का पालन करना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए। नंबर 7, कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए। करना चाहिए। साफ नहीं दिख। एक प्रश्न लेते हैं, हमें कागज का पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए? कागज का पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए? आंसर लिखेंगे इसका,
1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटा जाता है। अतः वनों को बचाने के लिए कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए। जिससे कागज की उपलब्धता बनी रहे। बूझो ने क्वेश्चन पूछे, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? वनोन्मूलन हम पढ़ चुके थे, वनों का उन्मूलन वनोन्मूलन कहलाता है। अब इसका हल पूछना है। प्रश्न है, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? तो वनोन्मूलन के लिए कोई स्थायी हल तो नहीं है, परंतु हम काटे गए वृक्षों के स्थान पर उसी तरह के नए वृक्ष लगाकर वनोन्मूलन के समस्या से निजात पा सकते हैं, या उस समस्या को हम कम कर सकते हैं, ताकि जितने पेड़ काटे गए हैं उतने पेड़ हम लगाएं और उनका संरक्षण भी कर दें। अर्थात वृक्षों की कमी भी नहीं होगी और हमें हमारी आवश्यकता पूरी भी होती रहेगी। तो आंसर में लिखेंगे वनोन्मूलन का स्थायी हल नहीं है, परंतु काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष लगाकर पुनर्वनरोपण किया जा सकता है। जिससे वनोत्पादों की कमी नहीं होगी।